You know, they respected your president 4 years ago. Now they look at this guy, and now they have somebody that's dumber than he is coming along. It's not good. It's not good. And we can't play games. I'd like to be nice. I want to be nice. I think I'm a nice person, but we can't take games. We can't. If we lose this election, this country's finished. I really believe it. This country is finished. दोस्तों, एनवीएन की बातचीत में आपका स्वागत है। फिलहाल दुनिया भर में अमेरिका के चुनाव के चर्चे हैं और इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अहमदुल्ला सिद्दीकी साहब हैं। ये पिछले 40 वर्षों से अमेरिका में रह रहे हैं। वहाँ पर आप जो है वो अंग्रेजी और कम्युनिकेशन पढ़ाते थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। बहुत-बहुत शुक्रिया सलीम साहब। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि फिलहाल किसकी हवा है? क्या अमेरिका को पहली मर्तबा कोई महिला राष्ट्रपति मिलने वाली है या फिर कोई हारा हुआ कैंडिडेट दोबारा जो है वो राष्ट्रपति बनने वाला है? आपका क्या गट फील है इस बार? वैसे तो इस वक़्त जहाँ मैं बैठा हूँ, बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है, लेकिन जी, उस हवा से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि किसकी हवा है। तो ये जो आपका सवाल है, ये अभी तक यहाँ पे एग्ज़िट पोल जो हुए हैं और जो सियासी पंडित लोग हैं, वो इस बारे में कोई ऐसी बात नहीं कह पा रहे हैं कि जिससे ये पता चले कि इस इलेक्शन का नतीजा किसके हक में होगा। कभी हवा जो है कमला हैरिस की बन जाती है, तो कभी ट्रम्प की बन जाती है। इसलिए कि दोनों के माज़ी कमला हैरिस का माज़ी चूँकि बाइडेन से जुड़ा हुआ है और बाइडेन की फ़ॉरेन पॉलिसी ख़ास तौर से फ़लस्तीन में और गाज़ा में जो उनकी पॉलिसी रही है और खुद डोमेस्टिक पॉलिसीज़ में भी जो उनकी कारकर्दगी रही है, उसका बैगेज कमला हैरिस के साथ है। और ट्रम्प, तो आप सब लोगों को मालूम है कि ट्रम्प का जो 4 साल का दौर सदारत रहा है और उसके बाद भी जो कुछ वो कहते रहे हैं, तो लोग उससे बहुत ज़्यादा संतोषजनक नज़र नहीं आते। लेकिन इस बार पहली मर्तबा ये हुआ है कि जो ग्रीन पार्टी की कैंडिडेट हैं जिल स्टाइन, अगरचे उनके जीतने के तो कोई इम्कानात नहीं हैं, लेकिन पहले के मुकाबले में कम से कम उनका मार्जिन ऑफ वोट लगता है कि डबल या उससे कुछ ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए कि बहुत सारे अमेरिकन जो दूसरों से नाराज़ हैं, एक प्रोटेस्ट वोट की हैसियत से वो शायद उनको दें और उसमें मुसलमानों का भी अच्छा खासा तबका शामिल है। डॉक्टर साहब, डोनाल्ड ट्रम्प जब पहली मर्तबा जीते थे, तो लोग ये कहते थे कि हिलरी क्लिंटन की वजह से जीत गए, इसलिए कि अमेरिका की जो जनता है वो किसी महिला को राष्ट्रपति नहीं देख सकती। अगर उनकी जगह कोई भी जो है वो पुरुष कैंडिडेट होता तो वो जीत जाता, ट्रम्प नहीं जीतते। दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ, जो बाइडेन उनके सामने आए वो हार गए और इस मर्तबा फिर कमला हैरिस जो है वो एक महिला उम्मीदवार उनके सामने है। तो ये फैक्टर कैसे काम करेगा आपके ख्याल में? मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर डेमोक्रेटिक पार्टी जब बाइडेन पर ज़ोर डाल रही थी कि वो इलेक्शन की रेस से निकल जाएँ, तो कमला हैरिस की जगह कोई और अच्छा कैंडिडेट लाती, जो कि जिसके साथ बैगेज नहीं होता, तो उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा होते। लेकिन कमला हैरिस के साथ ट्रिपल डिसएडवांटेज है। एक तो ये कि वो एक खातून है, एक महिला है। दूसरे ये कि वो स्याफ़ाम हैं, काली औरत हैं। तीसरे ये कि उनके साथ थोड़ा-सा इंडियन ओरिजिन भी लगा हुआ है। तो बहुत व्हाइट जो लोग हैं, चाहे वो लिबरल और डेमोक्रेटिक भी क्यों ना हो, बहरहाल रेसिज़्म का एक एलिमेंट उनके अंदर शामिल रहता है। और यहाँ पे एक सर्वे हुआ था, उसमें बहुत सारी डेमोक्रेटिक औरतें भी वो ये कह रही हैं कि भई अभी अमेरिका किसी औरत को सदर मानने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं तो अपना वोट ज़ाया नहीं करूँगी, मैं तो ट्रम्प को दे दूँगी।
तो ये बहरहाल एक डिसएडवांटेज है कमला हैरिस के साथ। और जो लोग उसके हक में कैंपेन कर रहे हैं, उसमें बराक ओबामा भी हैं, उनकी बेगम भी हैं, सभी लोग हैं। लेकिन इन लोगों की भी बहुत क्रेडिबिलिटी आवाम में अब नहीं रह गई है। इसलिए कि बराक ओबामा अमेरिका के पहले सदर थे, काली नस्ल से ताल्लुक रखने वाले, और यहाँ के सयाफ़ाम बाशिंदों को और यहाँ के लाटिनोस जो हिस्पैनिक लोग हैं, मैक्सिकन और दूसरे लोग, उनको और मुसलमानों को बराक ओबामा से बहुत उम्मीद थी कि वो जिन बातों का चर्चा उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान किया था, उसको वो पूरा करेंगे। लेकिन बराक ओबामा का रिकॉर्ड इस सिलसिले में बहुत खराब रहा। तो अगरचे वो मैदान में हैं और कमला हैरिस की बहुत ज़्यादा वो हिमायत कर रहे हैं, लेकिन उनकी हिमायत से वोट का जो अभी तक पोल्स आ रहे हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, भारत के चुनाव से ज़रा-सा तुलना करें, तो हमारे यहाँ मंदिर मस्जिद का मामला होता है, बुलडोज़र एनकाउंटर का मामला होता है और रेवड़ियाँ बाँटी जाती हैं और इस तरह से जो है वो चुनाव कैंपेन चलता है, मंगलसूत्र वग़ैरह-वग़ैरह। लेकिन मैंने सुना है कि यूएसए में एलजीबीटी और गर्भपात ये सब चीज़ें जो है वो इश्यू बन गई है। तो किसी भारतीय के लिए ये बात समझना बहुत मुश्किल है कि कोई सामाजिक इश्यू जो है वो इतना बड़ा इलेक्शन का इश्यू बन जाए। तो आप इसको कैसे समझाएँगे कि ये कैसे हो गया कि जो है वो एलजीबीटी जिसके बारे में भारत में कोई बात ही नहीं करता और गर्भपात भी कोई इश्यू नहीं है, वो अमेरिका का इतना बड़ा इश्यू कैसे बन गया? देखिए, पिछले 20 साल में यहाँ पे एलजीबीटीक्यू की जो मूवमेंट है, उसने बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की है। उन्होंने सबसे पहले तो इसको एक मज़हबी मुद्दे से हटाकर एक ह्यूमन राइट का मुद्दा बना दिया कि एक इंसान है जो सेक्स के बारे में एक ख़ास तरीके से सोचता है और उस तरीके से ज़िंदगी बसर करना चाहता है, तो उसको किसी को रोकना नहीं चाहिए। और उसके हक में सुप्रीम कोर्ट भी अमेरिका की फैसला दे चुकी है कि ये उनका ये कहना सही है और उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करना ये फेडरल लेवल पर एक एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं है। इसके बावजूद अमेरिका की जो जो सूबे अमेरिका में जो स्टेट्स हैं, जहाँ पर रिपब्लिकन्स इस वक़्त उनकी मेजॉरिटी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला नहीं माना है और वो एलजीबीटीक्यू को वो दर्जा नहीं देती हैं। तो एलजीबीटीक्यू के लोग भी इस इलेक्शन को एक लिटमस पेपर की तरह से मानते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर ट्रंप आ गए, तो ट्रंप के आने से उनके काज़ को नुकसान पहुँचेगा। और अगर कमला हैरिस आई तो कमला हैरिस इसको और ज़्यादा बढ़ावा देगी, तो ये उनके लिए एक मसला है। इसी तरह से जो फेमिनिस्ट मूवमेंट अमेरिका में पिछले 50 साल में उसने भी काफ़ी गेन किया है और एक बहुत बड़ा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया था जिसको रो वर्सेस वेड के नाम से याद किया जाता है, जिसमें औरत को ये आज़ादी दी गई थी कि वो अ, गर्भपात के सिलसिले में फैसला करने के लिए उसकी जो राय है वो सबसे ज्यादा अहम है। तो रो वर्सेस वेड को भी करंट सुप्रीम कोर्ट, जिसमें कंजर्वेटिव जजेस की तादाद 5 है और लिबरल जजेस की तादाद 4 है, उसने रो वर्सेस वेड को ओवरटर्न कर दिया और उसके खिलाफ फैसला दे दिया। तो जो लोग इसके हक में हैं, उसमें जाहिर सी बात है कि ज्यादातर औरतें ही हैं, लेकिन बहुत सारे मर्द भी हैं जो चाहते हैं कि औरत को पतन की उसको हक होना चाहिए। तो वो समझते हैं कि अगर कमला हैरिस आएगी तो उनके काज को उससे फायदा पहुंचेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी यहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं है जिस तरह से कि हिंदुस्तान में उठता है। अलबत्ता ट्रंप ने इस मसले में हिंदुस्तान की तरह एक बात ज़रूर जोड़ी है कि ट्रंप ये कहते हैं, और वो सिर्फ मेरे ख्याल से एक इलेक्शन स्ट्रैटेजी है,
पता नहीं वो अंदर से ऐसा सोचते हैं कि नहीं, लेकिन वोट हासिल करने के लिए वो कहते हैं कि अमेरिका व्हाइट क्रिश्चियंस के लिए एक मुल्क बनाया गया था। तो अमेरिका में धीरे-धीरे दूसरे लोगों की तादाद बढ़ रही है। उसमें काले हैं, उसमें जो साउथ अमेरिका के लोग हैं, हिस्पैनिक लोग हैं, वो हैं, और उसमें मुसलमान हैं और दूसरी धर्म जातियों के लोग, दूसरे मुल्कों के लोग बढ़ रहे हैं। तो वो लोगों के अंदर एक खौफ पैदा कर रहे हैं, एक भय पैदा कर रहे हैं कि एक ऐसा वक़्त आ सकता है कि जो मुल्क व्हाइट लोगों के लिए बना था, वहीं पे व्हाइट लोग एक माइनॉरिटी हो जाएँ। तो ये इस मुद्दे पे भी काम कर रहे हैं। और आखिरी बात जो मैं कंपैरिज़न के बारे में, यानी हिंदुस्तान और यहाँ के सियासी जो सिस्टम है उसके बारे में रखना चाहता हूँ, वो ये है कि हिंदुस्तान में तो इलेक्शन में जिसको ज़्यादा वोट मिल गया, पॉपुलर वोटिंग के नतीजे में वो कामयाब हो जाता है। लेकिन सदारती इंतखाब में, सिर्फ सदारती इंतखाब में पॉपुलर वोट में जिस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिले वो कामयाब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए कि सदारत का फैसला कांग्रेस करती है बेस्ड ऑन द वोट्स एक कैंडिडेट अपने सूबे में हासिल किया है। तो हिलरी क्लिंटन ने ट्रंप के मुकाबले में पॉपुलर वोट में तकरीबन 1.9% ज्यादा वोट हासिल किए थे, जो कि तकरीबन 10-12 लाख वोट ज्यादा थे। लेकिन फिर भी हिलरी क्लिंटन सदर नहीं बन सकी, इसलिए कि जब सूबों के वोट को, जिसको हम यहाँ पे इलेक्टरल वोट कहते हैं, कि सूबों के आबादी के लिहाज से एक सूबा अगर किसी प्रेसिडेंट ने जीत लिया तो आबादी के लिहाज से वहां पर जितना वोट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो सब का सब दूसरे को मिल जाएगा, उस कैंडिडेट को मिल जाएगा जो जिसने कि वो सूबा जीता है। ऐसा नहीं है कि अगर हिलरी को 40% मिला है और ट्रंप को 60% मिला है तो हिलरी को, अगर किसी सूबे का 100 इलेक्टरल वोट है तो हिलरी को 40 मिल जाए और ट्रंप को 60 मिल जाए, नहीं, 100 का 100 वोट वो चला जाएगा ट्रंप को। तो इलेक्टरल वोट में हिलरी के मुकाबले में ट्रंप जीत गए। और इस तरह से तो ये इलेक्टरल वोट भी यहाँ पे एक मसला बना हुआ है पॉपुलर के वोट के मुकाबले में। और बाइडेन के मुकाबले में जो फसाद करवाया था ट्रंप ने, वो इसीलिए करवाया था कि कांग्रेस में वो मीटिंग हो रही थी जिसकी सदारत खुद ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट कर रहे थे, कि कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से वाइस प्रेसिडेंट उसकी सदारत करता है। तो उसमें जो कांग्रेस की क्लर्क होती है वो पढ़ के सुनाती है कि फला सूबे में इस कैंडिडेट को ज्यादा वोट मिला और यहां से इलेक्टरल वोट इतने हैं। तो जिस भी कैंडिडेट को 272 इलेक्टरल वोट मिल जाता है वो प्रेसिडेंट बन जाता है। तो वो वोट न डाला जाए तो पहले तो ट्रंप ने अपने वाइस प्रेसिडेंट से कहा कि तुम कानून की खिलाफ वर्जी कर दो और तुम धांधली करके मुझे जितवा दो। तो वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने इस दस्तूर पे हलफ लिया है, तो आपका वाइस प्रेसिडेंट के होने के अलावा मैं वही करूंगा जो दस्तूर मुझसे कहता है। तो उन्होंने फिर अपने लोगों को कहा कि फिर चढ़ाई कर दो, और वो कुछ हुआ जो 6 जनवरी का बहुत बड़ा एक कांड की हैसियत से जाना जाता है, और जिसमें कई 100 लोग अभी तक जेल में हैं, उनको सजाएं भी हुई हैं। और ट्रंप के खिलाफ भी मुकदमा चल रहा है, मगर वो अभी तक कहते हैं कि वो इलेक्शन जो 2020 का था वो फ्रॉड है और बाइडेन ने धांधली से जीता है। हालांकि धांधली अभी तक ट्रंप ने 100 से ज्यादा मुकदमे धांधली के दायर किए थे और सब के सब खारिज हो चुके हैं, सब के सब डिसमिस हो चुके हैं, इसलिए कि ट्रंप ने कोई ऐसा सबूत नहीं किया कि उसमें धांधली हुई। अच्छा, अभी आप ये कह रहे थे कि ट्रम्प जो है ये कह रहा है कि बाहर के लोग आकर के जो है वो हमारे मामलात को खराब करेंगे। लेकिन जो बाइडेन ने अभी पिछले दिनों लाखों लोगों को जो विदेशों से आए थे जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं था, उनको वापस किया। बिल्कुल इलेक्शन से पहले भारत के भी 96,000 लोगों को जो है वो इस तरह से पकड़ा गया। तो ये जो एक्शन बिल्कुल इलेक्शन से पहले लिया गया, वो कोई राजनीतिक कारण था या नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी थी? देखिए, इसमें तो दोनों चीजें इसमें शामिल हैं। एक तो रूटीन से अमेरिका में ये प्रथा नहीं है कि सियासतदान जो हैं वो एग्जीक्यूटिव्स के जो लोग काम करते हैं मुख्तलिफ महकमों में, उनके कामों में दखल अंदाजी करें।
तो जस्टिस डिपार्टमेंट और होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जिसके अंडर में इमिग्रेशन का महकमा आता है, वो अपनी रूटीन की कार्रवाई कर रहे थे और उसमें 96,000 हमारे देश के भी लोग आ गए, तो उनको डिपोर्ट किया गया। राजनीतिक इस लिहाज से कि इलेक्शन का सोचते हुए अगर बाइडेन चाहते, तो अंदरूनी तौर से हस्तक्षेप कर सकते थे कि भई अभी इसको मत करो, जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो करो। लेकिन ओबामा के ज़माने में भी लोग कहते हैं कि ओबामा ओबामा जब प्रेसिडेंट बने तो अपने पहले टर्म में उन्होंने जितने लोगों को डिपोर्ट किया, ट्रंप ने अपने 4 साला दौर में उसके 40% लोगों को भी डिपोर्ट नहीं किया, बल्कि 20% लोगों को भी डिपोर्ट नहीं किया। तो ओबामा ओबामा ने भी यही कहा कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए। एक तरफ तो ये कोशिश कर रहे थे कि जो इल्लीगल इमिग्रेंट यहाँ पर साउथ अमेरिका के और दूसरे मुल्कों से ऐसे आ गए हैं, जिनके बच्चे यहाँ पे जन्मे हैं और वो यहाँ के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों की तादाद 1 करोड़ से ज़्यादा थी। तो उन्होंने बिल पेश किया कि इनको जो है सिटीज़नशिप का एक रास्ता दिखाया जाए कि वो 3-4 साल में सिटीज़न बन जाए। मगर सेनेट में जाके वो बिल रिजेक्ट हो गया और वो पास नहीं हो पाया। लेकिन उससे हट के जो लोग इल्लीगल यहाँ पे आए थे, मुख्तलिफ बॉर्डर्स के ज़रिए से घुस-पैठ करके और बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी नेशनल्स डिपोर्ट किए गए उस दौरान, जो कि यहाँ पर विज़िटर वीज़ा पे आए थे, फिर रुक गए। अब अमेरिका भारत इतना बड़ा मुल्क है, अमेरिका रकबे में उसका 4 गुना ज़्यादा है। इतने बड़े मुल्क में अगर कोई यहाँ-वहाँ जाके काम करने लगता है, तो लाखों बल्कि करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इल्लीगल यहाँ पे रह रहे हैं। तो अगर वो कभी पकड़ में आ जाते हैं, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। एक प्रॉब्लम जो है वो सारी दुनिया का है, भारत का भी है और मैंने सुना अमेरिका का भी मसला है, महँगाई। और कुछ लोगों की राय ऐसी भी है कि जिस वक़्त डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे तो उस वक़्त खुशहाली थी, लोगों की जेब में पैसा होता था और बाइडेन के ज़माने में वो खुशहाली कम हो गई, महँगाई बढ़ गई। तो ये बात कितनी सीरियस है? वहाँ का जो आम मतदाता है, वो इससे कितना प्रभावित है? देखिए, एक तो बात ये है कि इसमें इस बात में पूरी तरह से सच्चाई नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में महँगाई कम हो गई और जो बाइडेन के ज़माने में महँगाई बढ़ गई। ये महँगाई घटती-बढ़ती रहती है। इसपे बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं, जिसका असर होता है और इसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी है। तो ट्रंप के ज़माने में भी अनएम्प्लॉयमेंट 5-6% था और बाइडेन के ज़माने में भी जब बाइडेन ने चार्ज लिया था, तो उस वक़्त 8.5% अनएम्प्लॉयमेंट था, जो अब घटते-घटते तकरीबन 5% के करीब आ गया है। तो इकॉनमी में बाइडेन के ज़माने में कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं और कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई हैं जिस पर बाइडेन कमज़ोर साबित हुए और उन्होंने उसको उस पे काबू नहीं पाया। ट्रंप का मामला ये था कि ट्रंप बार-बार अभी भी ये कहते हैं और अपने काल में उन्होंने इस पे अमल भी किया कि उनका कहना ये है कि अमेरिका को बाहर के मुल्कों की हम क्यों इतनी ज़्यादा मदद करते हैं जब हमारे मुल्क में खुद बहुत ज़्यादा लोग बेरोज़गार हैं। तो उन्होंने नाटो को फॉर एग्ज़ाम्पल जो पैसा दिया जाता था और बहुत सारी और जो इमदाद दी जाती थी उसको कट किया और कहा कि भई हम हमारे मुल्क में जब हमारे लोग जो हैं उनको ज़रूरत है तो हम ये शाह-खर्ची क्यों कर रहे हैं? तो उसकी वजह से इकॉनमी पे थोड़ा-सा असर पड़ा। फिर उन्होंने जो कुछ कवानीन ऐसे बनाए कि उस पर सख्ती से अमल दरामद कराया, लेकिन उसी के साथ-साथ बड़े पैमाने पर जो मिडल क्लास और लोअर मिडल क्लास के लोग हैं, ट्रंप के ज़माने में उनको इकोनॉमिकली जो है बहुत नुकसान पहुँचा। अलबत्ता जो हायर मिडल क्लास और सुपर रिच लोग हैं, उनको फ़ायदा पहुँचा। तो इसमें पूरी तरह से कोई तथ्य नहीं है, इसमें किसी स्टैटिस्टिक्स के इसको साबित नहीं किया जा सकता कि हर तरह के लोगों को या ओवरऑल इकॉनमी ट्रंप के ज़माने में बेहतर थी और बाइडेन के ज़माने में बहुत खराब हो गई।
आपने पहले प्रश्न के उत्तर में गाज़ा का ज़िक्र किया था। तो जो उम्मीद थी लोगों को डेमोक्रेट से कि वो जो है वो गाज़ा में जो ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ, जो जंग हुई, बल्कि कत्लेआम हुआ, नस्लकशी हुई, जेनोसाइड हुआ, उसके बारे में ये लोग कुछ ह्यूमन वैल्यूज़ को कंसीडर करेंगे। ये लोग बातें तो करते रहे बहुत सारी जंगबंदी की, लेकिन उसके लिए कोई सीरियस एफर्ट नहीं किया और इस पूरी जेनोसाइड में ये लोग बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे, ख़ास तौर से ब्लिंकन का जो रोल था वो तो बहुत ही ज़्यादा मायूसकुन था, जिसने कि बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो किया। तो और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी ये राय है कि उन्होंने जो है वो यरूशलेम के ताल्लुक से गोलान हाइट्स के बारे में जो है वो बहुत ही खतरनाक किस्म की राय दी थी और फिर वो अब्राहम अकॉर्ड वग़ैरह का मामला। तो ये जो गाज़ा का इश्यू है इसने इन दोनों कैंडिडेट्स को कैसे प्रभावित किया है? इन दोनों के कैंपेन को कैसे प्रभावित किया है? मैं समझता हूँ कि एक आम बेचैनी पाई जाती है, खास तौर से मुसलमानों में और मुसलमानों में खास तौर से अरबों में। डोनाल्ड ट्रंप के हों या बाइडेन हो या कमला हैरिस हो, क्योंकि इन लोगों ने किसी ने भी कोई बहुत ज़्यादा क्लियर रोल अदा नहीं किया, बल्कि जो अमेरिकन हैं, जो पीस चाहते हैं और जो जंग की पॉलिसी के खिलाफ हैं, उनकी भी बहुत बड़ी तादाद है। उसमें हर तरह के अमेरिकन हैं, उसमें यहूदी भी हैं। जूविश वॉइसेस फॉर पीस एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हज़ारों लोग अब तक अरेस्ट अपने आप को करा चुके हैं। वो ज़ायनिज़्म की मुखालफत करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस पे बहुत मायूसी रखते हैं और नाराज़ हैं, लेकिन उनके सामने वोटिंग के मैदान में कोई रास्ता नज़र नहीं आता। तो एक ओपिनियन तो ये है कि लोग कहते हैं कि अपने ज़मीर के हिसाब से वोट दो। आपका दीन और आपका ईमान जो कहता है उसको वोट दो, चाहे वो थर्ड कैंडिडेट क्यों ना हो, और ये ना सोचो कि कौन जीतेगा। इसलिए कि अगर आप किसी एक कैंडिडेट को वोट देते हैं, तब भी कोई ज़रूरी नहीं कि वो कैंडिडेट जीते। तो जीतने और हारने को सामने रख के वोट मत दो, बल्कि अपने ज़मीर और अपने दीन की पुकार को सामने रखकर वोट दो। इसमें मुसलमान भी बहुत हैं और दूसरे जो मज़हब के मानने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन उसी के साथ-साथ ये बात भी है कि अभी पिछले हफ्ते ट्रम्प मिशिगन स्टेट में गए। चूँकि अमेरिका की सियासत को समझने के लिए ज़रूरी है कि भारत के लोग इस बात को समझें कि अमेरिका में कुछ स्टेट ऐसी हैं, 16-17, चाहे वहाँ पे कोई भी कैंडिडेट हो, वो डेमोक्रेट वहाँ से जीतेगा। उनको ब्लू स्टेट कहते हैं। जैसे जिस स्टेट में मैं रहता हूँ, इलिनॉय, इस स्टेट में कभी भी कोई सदारती उम्मीदवार रिपब्लिकन कामयाब नहीं हुआ, या कैलिफोर्निया या न्यू मैक्सिको या न्यूयॉर्क। तो इस तरह के 16-17 स्टेट हैं और 30-35 स्टेट ऐसी भी हैं जहां से कभी कोई डेमोक्रेट कामयाब नहीं हुआ, वहां से हमेशा रिपब्लिकन कैंडिडेट कामयाब होता है। जैसे टेक्सास है, जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी रियासत है, जैसे वायोमिंग है, नॉर्थ डकोटा है और बहुत सारे ऐसे हैं। अब सारा मसला सदारती इंतखाब में उन 7-8 रियासतों में होता है, जिसको टॉस अप स्टेट कहते हैं, कि यहाँ क्या सूरत-ए-हाल डामाडोल है, कभी ट्रम्प के हक में जाती है, कभी जो है वो कमला हैरिस के हक में जाती है। उसमें सबसे ऊपर पेंसिल्वेनिया है। पेंसिल्वेनिया से 19 इलेक्टोरल वोट हैं। उसके बाद मिशिगन है, मिशिगन से 12 इलेक्टोरल वोट हैं। तो 172 पाने के लिए अगर कमला हैरिस और ट्रम्प मान लीजिए कि आके 258 पे रुक जाती हैं और अभी पेंसिल्वेनिया का रिजल्ट नहीं आया है, तो अगर पेंसिल्वेनिया ट्रम्प के हक में आ जाता है तो वो जीत जाएंगे, अगर वो कमला हैरिस के हक में आता है। और हर साल ऐसे ही होता है कि ये जो टासअप स्टेट हैं, जो 7-8 हैं, उसमें मिशिगन मिशिगन में बहुत बड़ी तादाद अरब मुसलमानों की है।
उसमें एक छोटा सा शहर है, वहां के मेयर ने ट्रम्प को इंडोर्स कर दिया है, लेकिन वहां बहुत ही मामूली सी पॉपुलेशन है। जो मेजर पॉकेट्स हैं मुस्लिम वोट के, वो ट्रम्प के खिलाफ हैं। और अगर वो ट्रम्प के खिलाफ वोट देते हैं तो एट द सेम टाइम वो कमला हैरिस के भी बहुत खिलाफ हैं। तो हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी को वोट दें, एक प्रोटेस्ट वोट दें। तो मिशिगन है, फिर पेंसिल्वेनिया है, फिर विस्कॉन्सिन है, नॉर्थ कैरोलिना है, एरिज़ोना है। अब एरिज़ोना, जॉर्जिया और नवादा से पिछले इलेक्शन में, हालांकि जॉर्जिया एक रेड स्टेट समझी जाती है जहां से रिपब्लिकन कामयाब होते हैं, लेकिन वहां से बाइडेन को फतह मिली थी। तो अगर जॉर्जिया में इस बार भी कमला हैरिस जीत गई, या एरिज़ोना भी एक रेड स्टेट है मगर वहां से भी बाइडेन कामयाब हो गया था, तो अगर वहां से भी कमला हैरिस उसी तरह से उस स्टेट को ले जाती है और पेंसिल्वेनिया और मिशिगन किसी एक में भी उसको कामयाबी मिल जाती है, तो कमला हैरिस जीत जाएगी। तो इस तरह से गाजा का जो असर है वो जहां पड़ सकता है, इलिनॉय में मुसलमान कितने भी नाराज हो, लेकिन यहां से कमला हैरिस को जीतना है। लेकिन मिशिगन, अगर मिशिगन ने वोट नहीं दिया कमला हैरिस को, तो वहां से वो हार जाएगी और ट्रम्प जीत सकता है। इसी तरह से पेंसिल्वेनिया में, एक तरफ तो वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया में मजदूर तबका बहुत रहता है, इसलिए कि वहां जिसको कहते हैं ब्लू कॉलर वोटर्स, चूंकि वहां पर बड़ी बड़ी स्टील मिल्स वगैरह एक जमाने में हुआ करती थी, माइंस हैं, माइनर्स हैं, तो वो ट्रेडिशनली जो है वो डेमोक्रेट को वोट देते हैं। लेकिन ट्रम्प ने और उनके जो साथ हैं उन लोगों ने काफी मिलियंस ऑफ डॉलर्स, $100 मिलियन के करीब वहां खर्च किए हैं और जगह जगह दौरा किया है और मजदूरों को समझाया है कि हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे। तो अगर पेंसिल्वेनिया ट्रम्प के साथ चला जाता है तो कमला हैरिस के लिए। तो गाजा का इशू अवामी सतह पे बहुत डिस्कस हो रहा है, लेकिन जैसे कि आपने कहा, क्लिंटन ने कहा कि जो भी कत्लेआम हो रहा है उसकी जिम्मेदार हमास है, इसराइल नहीं है, या इस तरह की फजूल बातें। तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि अमेरिका में मुसलमान पूरी आबादी का सिर्फ 2% है और वो भी डिवाइडेड है। तो गाजा उनके लिए कितना भी अहम हो, लेकिन अगर मुसलमानों की पाकिस्तान पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ने ट्रम्प को इंडोर्स कर दिया है, किसी ने कमला हैरिस को इंडोर्स कर दिया है, तो मैं समझता हूं कि जब इतने थोड़े से मुसलमान और वो भी आपस में बटे हुए हों, तो गाजा कितना भी अहम क्यों ना हो, वो असरअंदाज नहीं हो सकता है इलेक्शन पे। हम लोग थोड़ा सा रेशियल उस पर बातचीत करते हैं कि वहां पर आपने बताया था कि गोरी नस्ल के लोग हैं, काले नस्ल के लोग हैं, अफ्रीकन हैं, अरब हैं, इंडियंस हैं, एशियंस हैं, फार ईस्ट के, और ये हिस्पानिक लोग हैं। तो ये इनमें से किसका रुझान किसकी तरफ है? देखिए, जो साउथ अमेरिकन है जिसको हिस्पैनिक्स कहते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी तादाद क्यूबन अमेरिकन की है जो फ्लोरिडा में रहते हैं। तो क्यूबन अमेरिकन जो हैं वो ज्यादातर उनका झुकाव ट्रम्प की तरफ है। उसकी वजह ये है कि डेमोक्रेट, जैसे अपने मुल्क में कांग्रेस है, तो जब लोग उसको कंपेयर करते हैं तो बहुत से मुसलमान ये कहते हैं कि भाई कांग्रेस ने भी तो मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म किया है। तो उसी तरह से क्यूबन अमेरिकन कहते हैं कि भाई डेमोक्रेट ने हमारे लिए क्या किया, उन्होंने हमारे इमिग्रेशन के इशू को सॉल्व नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया। और तो ऑन द होल इस वक्त जो पोल्स आ रहे हैं उसमें हिस्पैनिक पॉपुलेशन का झुकाव ज्यादातर ट्रम्प की तरफ है। जहां तक काले लोग हैं तो ट्रेडिशनली उनका झुकाव डेमोक्रेट्स की तरफ होता है, मगर बराक ओबामा के 8 साल और जो बाइडेन के 4 साल, 12 साल में उनका कहना यह है कि हम हमारे लिए कोई बहुत ज्यादा काम नहीं किया गया। लेकिन फिर भी जो पोल्स को सामने रखकर मैं ये कह सकता हूं कि ऑन दी होल उनका झुकाव कमला हैरिस की ही तरफ रहेगा। उसके अलावा जो एशियन लोग हैं, एशियन यहाँ पर आमतौर से चाइनीज को कहते हैं। साउथ एशियन को में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग आते हैं। लेकिन एशियन जब बोला जाता है अमेरिका में तो इसका मतलब चाइनीज, वियतनामीज पॉपुलेशन
जो ज्यादा नहीं है, 2-3% वो लोग भी होंगे। तो वो लोग भी डिवाइडेड रहते हैं, कुछ लोग उसमें डेमोक्रेट की तरफ होते हैं, कुछ लोग उसमें रिपब्लिकन की तरफ होते हैं। जहां तक अरब पॉपुलेशन का ताल्लुक है, तो उस बारे में बहुत क्लैरिटी नहीं है, इसलिए कि लोग दोनों से खफा हैं। चूंकि ट्रंप ने अपने 4 साल दौरे इक़्तिदार में जो कुछ काम किया, एम्बेसी को शिफ्ट कर दिया यरूशलेम में, और अ, इसराइलियों को खुली छुट्टी दे दी कि वो जो चाहे करें। तो लोग ट्रंप पे को ट्रस्ट नहीं करते कि भई ये आदमी इम्पल्सिव है, जो इसके दिमाग में आ जाता है बस वही करता है। तो आज ये कह रहा है कि हम जंग बंद करवा देंगे, कल को आके या और कत्लेआम की इजाज़त दे दें। तो अरब पॉपुलेशन भी डिवाइडेड है, और वो कहा नहीं जा सकता कि वो किस तरफ वोट देगी। तो इसी तरह से इंडियन अमेरिकन जो यहाँ के मकामी असल बाशिंदे हैं, उनके साथ भी डेमोक्रेट ने कोई अच्छा बर्ताव नहीं किया। उनके साथ जो समझौते हुए थे अमेरिका बनते वक़्त, अब सोचिए कि 200 साल तकरीबन हो रहा है, 200 साल ज़्यादा हो गए, लेकिन एक कौम के साथ उसको मार-पीट के, उसकी ज़मीनों पे कब्ज़ा करके, जो थोड़ा बहुत समझौता उनके साथ आपने किया था, अभी 200 साल होने के बाद भी उनको पूरी तरह से नहीं किया गया है। डेमोक्रेट आते हैं तो वो भी नहीं करते, और रिपब्लिकन आते हैं तो वो भी नहीं करते। तो ये इलेक्शन बहुत ही दुविधा का इलेक्शन है। इसमें लोग परेशान हैं कि भाई इधर वोट दें, ना उधर वोट दें। तो मेरा ख्याल ये है कि ये उन इलेक्शंस में होगा जिसमें टर्न आउट बहुत ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए कि लोग किसी भी कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा मतलब एंथुसियास्टिक नहीं है कि वो जोक दर जोक निकल आएँ, जैसे बराक ओबामा के बारे में हुआ था। तो टर्न आउट लो होगा, और जो ट्रंप और कमला हैरिस दोनों इस बात में परेशान हैं, और खासे हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने इस पर खर्च करने का प्लान बनाया है कि कैसे वोटर्स को घरों से निकाल कर और अपने हक में वोट दिलवाया जाए। तो जो इसमें कामयाब हो जाएगा, मेरे ख्याल से वो जीत जाएगा। अच्छा, हम लोग थोड़ा-सा रिलीजियस बाइफरकेशन पे देखें तो 4 बड़े रिलीजन हैं। अ, क्रिश्चियंस लाज़मी तौर से सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद फिर मुसलमान हैं, यहूदी हैं और हिंदुस्तान के हिंदू मज़हब के मानने वाले लोग हैं। तो इन लोगों में से हर एक का झुकाव किसकी तरफ है? अब ये मुसलमानों के भी, बारे में आपने बहुत कुछ बताया, लेकिन बाकी लोगों के बारे में तो ये भी उसी पहले की तरह का सवाल है कि इस इलेक्शन में कोई क्लियर करंट महसूस नहीं की जा सकती कि क्रिश्चियंस जो हैं इन ब्लॉक किसी को वोट दे रहे हैं, या जो यहूदी हैं। जाहिर बात है कि यहूदियों के लिए भी एक बड़ी दुविधा है कि कैमला हारिस, उनके हस्बैंड यहूदी हैं, और कैमला हारिस का रिकॉर्ड रहा है कि वो एक तरफ लिबरल हैं और इस तरह की बातें करती हैं कि सबको हक मिलना चाहिए, कश्मीर के हक में भी कभी बयान दे देती हैं, कभी किसी के, लेकिन उनका जो अमली रिकॉर्ड है, वो ज़ायनिस्ट की तरफ ज़्यादा झुकाव है। उसी के साथ-साथ ट्रंप का अपने दौरे सदारत में जो रिकॉर्ड है, वो ज़ायनिज़्म के सपोर्ट का है। तो यहूदियों के लिए भी एक बहुत बड़ा ये इलेक्शन जो है, दुविधा का इलेक्शन बन गया है कि किसको वोट दें, इनको वोट दें या उनको वोट दें, और वो वे कर रहे हैं। तो इसी तरह से जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, थोड़े-थोड़े मुसलमानों के बारे में तो मैंने बता दिया, वो भी इसी कशमकश का शिकार हैं, इसी दुविधा में हैं कि इनको वोट दें। इसलिए कल रात भी जब मैं टीवी देख रहा था, तो जो पॉलिटिकल एनालिसिस आ रही थी, तो कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट क्लियर कट अभी नहीं बता रहा है कि भाई ये जीतेगा या वो जीतेगा। जीतेगा तो इन दोनों में से कोई एक, लेकिन ये कि वो क्या चीज़ प्ले आउट करेगी इन दोनों के जीतने में, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो 3-4 स्टेट हैं, जिसमें मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और एरिज़ोना, जिस तरफ ये चली गई, यानी इसमें इन स्टेट में जो कामयाब हो गया, वहां के इलेक्टरल वोट उसको मिल जाएंगे और वो जीत जाएगा। और ये प्रॉब्ली इलेक्शन के बाद जो एग्जिट पोल आएंगे, उसी में क्लियर हो सकेगा कि किसकी तरफ वोटरों ने अपना जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने अपना वोट डाल दिया है।
अभी तक इसमें कोई क्लियर न रेस की बुनियाद पे, न मजहब की बुनियाद पे, न किसी सोशल मुद्दे की बुनियाद पर। जाहिर सी बात है कि जो LGBTQ के लोग हैं वो कितने हैं? वो 1% से भी कम है। अगर वो सब के सब मिल के भी कमला हैरिस को वोट दें, या गर्भपात के जो हामी हैं वो कितने हैं? वो पूरे अमेरिका में पूरी पॉपुलेशन का 1-2% लोग हैं। वो सब लोग मिल के भी अगर कमला हैरिस को वोट दे दें, तो लार्जर पॉपुलेशन जो अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन उसमें ये बात सामने रखना चाहिए, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि 16 स्टेट हैं वो क्लियरली डेमोक्रेटिक है, चाहे वो उसमें उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। जो 30-32 स्टेट हैं या 30 स्टेट हैं वो क्लियरली रिपब्लिकन है, वो रिपब्लिकन ही वहां से उनका इलेक्टोरल वोट मिलेगा। मसला सिर्फ वो 4-5 स्टेट का है कि वो किस तरफ झुकती हैं, और वो इलेक्शन की रात ही, इलेक्शन के दिन ही, या आने वाले मंगलवार को ये फैसला होगा कि वो किस तरफ उनका रुझान है। वो शाम तक एग्जिट पोल से वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि एग्जिट पोल जैसे इंडिया में होता है, कुछ कहते हैं, नतीजा कुछ आता है। हमारे पास बहुत सारे प्रश्न थे लेकिन टाइम खत्म हो गया है, तो हम फिर कभी उस पर बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि अगर ट्रम्प हार गया, तो वो क्या करेगा? देखिए, ट्रम्प ने अपने लोगों को तैयार कर रखा है, और ये सवाल जो आपने मुझसे किया है, डिबेट में भी ट्रम्प से किया गया, और जगह-जगह जहाँ भी वो जाते हैं मीडिया वाले करते रहते हैं। और ट्रम्प ने हमेशा इस सवाल का जवाब नहीं दिया है। लेकिन जो मीडिया में एनालिसिस आ रही है, जो अखबारात में, वाशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, उससे ये बहुत वाज़ेह है कि ट्रम्प ने जो लोअर मिडिल क्लास व्हाइट अमेरिकन्स रूरल हैं, जिनकी बहुत बड़ी तादाद है, उसको तैयार कर रखा है कि अगर मैं हार गया तो तुम लोगों को मैदान में आना होगा। और फिर वो हो सकता है कि एक वायलेंट फेज आए अमेरिका में, जिसमें कि बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पर फसाद और उसका खतरा बरकरार है। क्योंकि ट्रम्प से बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक पूछा गया कि आप अगर हार गए तो क्या आप अपनी हार को तस्लीम कर लेंगे? उसने आज तक इस सवाल का जवाब, मेरे ख्याल से 50 मरतबा ये सवाल किया गया होगा पिछले 1 साल में, उसने कभी भी इस सवाल का जवाब नहीं दिया। तो अगर उसने सवाल का जवाब नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है, और वो कुछ प्लान बना रहा है। क्योंकि जो आदमी सदर रहते हुए अपनी ही कांग्रेस पे हमला करवा सकता है, उसके सामने मुल्क उतना, हालांकि वो कहता है कि वी आर गोइंग टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन उसने अपने 4 साला दौरे इख्तिदार में साबित कर दिया कि वो अपने जाती मफाद के आगे अमेरिका उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखता है। उसने जो कुछ किया, जिस तरह से जाते वक्त वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के बॉक्सेस अपॉन बॉक्सेस अपने साथ ले गया, ताकि उसके कारनामे जो काले करतूत जो हैं वो सामने ना आ सके अवाम के, जिसको रीडिस्कवर किया गया, उस पर मुकदमा चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन तो मैं नहीं समझता कि ट्रम्प जो है अमेरिका के हित को सामने रखता है। उसका अपना एक जाती मफाद है, उसकी एक बहुत बड़ी ईगो है, और उसके बावजूद अमेरिका में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसको पूछते हैं। तो अब क्या किया जाए, जैसी जनता होगी वैसे ही उसका बादशाह होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और बहुत सारे प्रश्नों का विस्तार से जवाब दिया। हम आगे भी आपसे इस इश्यू पर इलेक्शन के बाद और उसके नतीजे के बाद बातचीत करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आपका, और जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सब लोगों का।